प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की G20 समिट के दौरान मुलाकात हुई। दोनों नेता बाली में डिनर के दौरान मिले और दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर दोनों नेताओं के बीच कुछ देर की मुलाकात का वीडियो जो आपने देखा वो सामने आया है। यहाँ पर शी जिनपिंग से बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज प्रधानमंत्री मोदी कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर भी एक बैठक करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, इंडोनेशिया, स्पेन, फ्रांस, सिंगापुर, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ प्रधानमंत्री की बैठक होने जा रही है। और शाम 4 बजे के बाद प्रधानमंत्री बाली से भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। हमारी सहयोगी बाली में ही मौजूद हैं, महा सिद्दीकी। वहां से उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। G20 के डिनर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने आए, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने थे। दोनों ने प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज की, यानी कि सिर्फ एक दूसरे से मुलाकात करके हालचाल लिया, उससे ज्यादा कोई भी बात या वार्तालाप नहीं हुई। यही सूत्र हमें बता रहे हैं। जो बायलैटरल मीटिंग्स हैं, जो कि स्ट्रक्चर्ड मीटिंग्स प्रधानमंत्री की G20 के साइडलाइंस पे अरेंज की गई हैं, वो 8 देशों के साथ की गई हैं, लेकिन उसमें चीन का नाम नहीं है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुल असाइड, यानी कि एक छोटी सी वार्ता अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से हुई। हालांकि ये बहुत ही छोटी मुलाकात थी और स्ट्रक्चर्ड मीटिंग नहीं थी, लेकिन इसमें काफी सारे मुद्दे, जिसमें अभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बनी आ रही है उस पर भी बातचीत हुई, जिसको आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन से जुड़ी बातचीत भी हुई होगी। और उसके जो फॉलआउट्स इस वक्त हम देख रहे हैं एनर्जी और फूड सिक्योरिटी पे, उस पे भी बात हुई होगी। जहां तक फूड और एनर्जी सिक्योरिटी की बात है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज G20 की जो पहली वर्किंग सेशन था उसमें बहुत अहम मुद्दा रखा कि किसी भी तरह की रोक नहीं लगानी चाहिए। जो कच्चा तेल है और गैस के, यानी कि एनर्जी ऑन द होल जो एनर्जी है उसके मूवमेंट पे किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए। ये इस वजह से क्योंकि कोई भी अगर रोक लगाई जाएगी तो वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के लिए सही नहीं होगी और इंस्टेबिलिटी ला सकती है। ये एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था प्रधानमंत्री की तरफ से, क्योंकि जो G7 देश हैं वो रशियन ऑयल, यानी कि रशिया से जो क्रूड ऑयल आता है उस पे एक प्राइस कैप लगाने की सोच रहे हैं। प्राइस कैप का मतलब वो दाम तय करेंगे जिस दाम पर कोई भी देश रशिया से उससे ज्यादा दाम पर उनकी जो क्रूड ऑयल है वो नहीं खरीद सकता। इसके मद्देनजर बहुत सारे ओपिनियंस हैं कि इससे इंस्टेबिलिटी आ सकती है। रूस ने पहले ही बोल दिया है कि वो जो भी देश जो प्राइस कैप को मानेगा वो उसको ऑयल सप्लाई ही नहीं करेगा, यानी कि उसको ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस सब के चलते प्रधानमंत्री ने पक्ष रखा न केवल भारत का लेकिन ग्लोबल साउथ का, जिसका भारत अब एक कहता है कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन गया है। उन देशों की जो अभी विकसित देश नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं और गरीब देश हैं, जिनकी भारत आवाज ऐसे फोरम पे रखना चाहता है। और अब बात उस मर्डर केस की जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं श्रद्धा हत्याकांड की। हत्या करने वाले आफ्ताब ने कहा कि हाँ, मैंने उसे मारा है। आरोपी 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। उसकी निशानदेही पर सबूत इकट्ठे यहां पर किए जा रहे हैं और वारदात की कड़ियां जोड़ने की लगातार कोशिशें हो रही है। आफ्ताब ने श्रद्धा को मारने के बाद उसके शव के 35 टुकड़े कर उसको जंगल में फेंक दिया था। करीब 3 घंटे जंगल में तलाशी ली गई। महरौली से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट देखिए। आफ्ताब, आपको शर्मिंदा है आपकी बात करने? आफ्ताब, 28 साल के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला को दिल्ली पुलिस एक बार फिर महरौली के उस जंगल में ले गई जहां उसने 18 दिन तक श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े फेंके। वो हर रोज रात 2 बजे उठता और मास्क लगाकर इस जंगल में शव के टुकड़े फेंकने आता था। पुलिस को अब तक शव के 10 अवशेष बरामद हुए हैं, जिनकी डीएनए जांच होगी। श्रद्धा को मारने के तरीके और शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने गूगल में सर्च किया और साथ में जो अमेरिकन ड्रामा सीरीज है डेक्स्टर वो उसने देखी और उससे इंस्पायर होकर इस हत्या की प्लानिंग की और श्रद्धा को उसने मारा। अपने आप में बेहद खौफनाक भयानक मामला है। काफ़ी डराने वाली ये पूरी घटना है, क्योंकि आरोपी श्रद्धा की हत्या करने के बाद 6 महीने तक
सामान्य जीवन जीता रहा। और ये भी जानकारी मिली है कि जिस फ्रिज में उसने श्रद्धा का शव के टुकड़े रखे हुए थे, उसी फ्रिज में वो अपना खाना भी रखता था। आफताब ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और इस बर्बर, जघन्य और भयानक हत्याकांड की परतें खुलती जा रही हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बताया कि उसने श्रद्धा का मोबाइल फोन महाराष्ट्र में कहीं फेंक दिया है। जिस हथियार से श्रद्धा का शव काटा, उसे दिल्ली में किसी जगह फेंका। वारदात के वक्त अपने और श्रद्धा के खून से सने कपड़े दिल्ली नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में फेंके। सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड से उसने फर्श धोया, जिससे फोरेंसिक जांच के दौरान डीएनए सैंपल न मिले। हत्या और शव को ठिकाने लगाने के तरीके गूगल पर सर्च किए। आरोपी ने बताया कि बम्बल डेटिंग ऐप के जरिए वो श्रद्धा से मिला था। श्रद्धा के मर्डर के बाद बम्बल डेटिंग ऐप के जरिए 15-20 दिन के अंदर आफताब ने दूसरी गर्लफ्रेंड बनाई थी। श्रद्धा के मर्डर के बाद आफताब श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से श्रद्धा के कुछ दोस्तों से बातचीत करता था। जून तक उसने श्रद्धा का इंस्टाग्राम यूज किया, ये दिखाने के लिए कि श्रद्धा जिंदा है। आरोपी छतरपुर पहाड़ी के जिस फ्लैट में रहता था, वहां रहने वाले पड़ोसियों का कहना है कि श्रद्धा की हत्या के बाद इस फ्लैट में कई लड़कियां आती जाती थीं। हालांकि आरोपी पड़ोसियों से कभी बात नहीं करता था। मुझे तो अभी 1 महीने ही हुए आए हुए, तो आफताब जब मैं यहाँ आया तो मतलब कि गेट बेल बजाया था फर्स्ट फ्लोर का, तो उसने आकर के गेट खोल दिया था। और गेट खोलने के बाद जो है कि उसने बोला कि भैया मेरा बेल नहीं बजाना, बस इतना ही। और उसके बाद बातचीत कोई नहीं हुई। हाँ जी, लास्ट टू लास्ट वीक 3-4 दिन के स्पैन में आपने 6-7 लड़के हाँ जी देखे हैं। स्कूटी से देखे हैं, शॉर्ट्स ड्रेस में देखे हैं। वो किसी से बात नहीं करती थी, सीधा ऊपर ही जाते थे। 18 मई को हत्या को अंजाम देने के बाद आफताब ने 19 मई को छतरपुर इलाके से शव के टुकड़े करने के लिए चाकू और शव रखने के लिए फ्रिज खरीदा। चाकू की धार पर रखने के दौरान उसके हाथ में चाकू लग गया, तो उसने जहां से चाकू लिया उस दुकान के बगल में बने अस्पताल में पट्टी बंधवाई। 19/5 को आया था और उसने LG का 260 लीटर का फ्रिज लेके गया था। क्या कुछ खास है इस फ्रिज में? 260 लीटर का डबल डोर का है, स्पेस ज्यादा होता है इसमें। अच्छा, ज्यादा स्पेस होता है इसमें। तो जब वो आया था तो कुछ घबराया हुआ था या जल्दबाजी में था? आपकी बातचीत उससे हुई होगी? नहीं, नॉर्मल कस्टमर की तरह ही था। अच्छा, आपको लगा कि वो मर्डर करके आया, ऐसा कुछ समझ में आया? नहीं, ऐसा कोई समझ में नहीं आया। सर, पुलिस आई थी और पुलिस ने ये बताया कि आपके यहाँ से आफताब ने 6 महीने पहले एक नाइफ खरीदी थी। और हमें तो देखो ऐसे याद नहीं था। याद कैसे रहेगा सर, 6 महीने पहले अगर कोई नाइफ खरीदने आएगा। और फिर उसने, पुलिस वालों ने एक्यूज को बुलाया, आफताब को बुलाया, और आफताब ने ये बोला कि मैंने यहाँ से नाइफ खरीदी थी। नाइफ के अलावा उसने और क्या लिया था? सर, नाइफ के अलावा पुलिस वालों ने बोला है कि गार्बेज बैग लिए थे। अच्छा। आरोपी आफताब लगातार पुलिस लॉकअप में निगरानी में है। फ्रिज की फोरेंसिक जांच के लिए सीबीआई की FSL की टीम थाने पहुंची। श्रद्धा की हत्या करने के बाद 6 महीने तक आरोपी आफताब सामान्य जिंदगी जीता रहा और उसका बर्ताव भी सामान्य रहा। यहां तक कि गिरफ्तार होने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। ये दिखाता है कि वो कितना शातिर है, शातिर अपराधी से भी शातिर और बेखौफ है। उसे लगा कि शायद पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन उसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस मामले में सबूत इकट्ठा करने की है, क्योंकि हत्याकांड को 6 महीने बीत चुके हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन जेवियर के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। तो आफताब ने न सिर्फ क्रूरता के साथ श्रद्धा की हत्या की, बल्कि सबूत मिटाने की यहां पर कोशिश भी की। उससे देश भर के लोग काफी सख्ते में आ गए हैं इस खबर के बाद। मुंबई से सटे वसई में आफताब और श्रद्धा को जानने वाले वारदात पर भरोसा तक नहीं कर पा रहे कि ऐसा कुछ हो सकता है। और इसी बीच अब जब 15 दिन पहले अचानक से आफताब के परिवार वाले घर छोड़कर गए हैं, ये मामला भी हैरान करने वाला है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। श्रद्धा वालकर की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े करने वाला आफताब मुंबई के करीब वसई का रहने वाला है।
लेकिन 15 दिन पहले ही उसके पिता अपना घर खाली कर कहीं और रहने चले गए। आफ्ताब भी घर का सामान ले जाने में हाथ बटाने आया था। 15 दिन बाद आफ्ताब की हैवानियत की खबर सुन यूनिक पार्क के लोग सदमे में हैं। बहुत झटका लगा कि अपना बच्चा होकर के और उसको इतना बड़ा जो ये कांड हुआ, तो एक ऐसा फील नहीं होता कि ऐसा ये कर सकता है, यकीन नहीं होता आपको ऐसा हुआ। 15 दिन पहले जब आया था तो आपने देखा था उसे? हाँ, देखा था मैंने। बातचीत करने की कुछ हुई थी? बातचीत बस इतना ही हुआ था, किधर रहता है, तो बोला अभी मैं बोला अंकल मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया हूँ, मेरा जॉब उधर लग गया, मैं वहाँ रहता हूँ, बस इतनी बात हुई। वही उसके हाव भाव में परिवर्तन, चेहरे पे कुछ एकदम नॉर्मल जैसा था वैसे कुछ लगा ही नहीं कि इसने इतना बड़ा क्राइम किया है, इतना बड़ा कांड करके भी वो इतना सामान्य तौर पे था। वही तो हम लोग को भी शौक लगा, बोल रहा हूँ रात में नींद नहीं आ रही थी ये सुन के, इतना ज्यादा घिनौना कृत्य किया है कि आदमी की रूह कांप जाए, ऐसा काम किया है। यूनिक पार्क सोसाइटी में आफ्ताब का परिवार तकरीबन 20 साल से रह रहा था। ये बिल्डिंग है और हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो 301 जो रूम नंबर है उनमें उनका परिवार यहाँ पर रहता था। ये तीसरी मंजिल पर है अमीन जे पूनावाला। हालांकि जो सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी हैं वो बता रहे हैं कि अभी 15 दिन पहले ही परिवार ने ये मकान खाली कर दिया था और अब वहाँ पर किराएदार रहते हैं, यानी कि किराएदार को उन्होंने वहाँ रख दिया। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि 15 दिन पहले मकान उन्होंने खाली कर दिया और वो रहने के लिए कहीं और चले गए। श्रद्धा वालकर का परिवार भी वसई में ही संस्कृति अपार्टमेंट में रहता है, लेकिन उनका घर भी बंद है और बिल्डिंग वालों ने तो चुप्पी साध रखी है। लेकिन श्रद्धा के बचपन के दोस्त लक्ष्मण नाडार ने बताया कि श्रद्धा और आफ्ताब के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। एक दिन तो श्रद्धा ने उसे फोन कर मदद के लिए भी बुलाया था। एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। श्रद्धा के साथ बीएमएम की पढ़ाई कर चुके रजत शुक्ला ने बताया कि श्रद्धा बहुत ही खुले विचार की थी, इसलिए पिता से उसकी कम बनती थी। आफ्ताब ने इसी बात का फायदा उठाकर ऐसा काम किया जो एक आम इंसान नहीं कर सकता। वो अपने जीवन में बहुत संजीदगी से किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेती थी, वो लाइफ को एंजॉय करती थी और जितने लोगों के साथ रहती थी वहाँ खुशहाली होती थी। तो अब ऐसे इंसान का यूं ही जो मतलब जो खबरें आ रही हैं कि शादी की वजह से उसने मतलब दबाव जो डाला होगा आफ्ताब के ऊपर, ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। इधर मुंबई में बीजेपी विधायक राम कदम ने आफ्ताब का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और मामले में लव जिहाद के एंगल से भी जांच की मांग की। वसई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जीएसटी बकाये को लेकर केंद्र पर जमकर बरसी हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यहां पर जीएसटी बकाया उन्होंने मांग किया है। केंद्र सरकार पर यह हमला बोला है और कहा है कि ये मौका दरअसल स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती पर था, जब काफी गुस्से में आई ममता बनर्जी। उन्होंने झारग्राम में आयोजित कार्यक्रम में ये तमाम बातें की हैं। उन्होंने केंद्र से राज्यों का जीएसटी बकाया चुकाने की बात की, साथ ही कहा या तो केंद्र सरकार जीएसटी बकाया दे या फिर जीएसटी ही खत्म कर दे। उन्होंने कहा कि साल भर पहले इस मुद्दे को लेकर वो प्रधानमंत्री मोदी से मिली थी। ममता ने कहा कि जीएसटी बकाये के लिए क्या मुझे आपके पैरों में गिरकर भीख मांगनी पड़ेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि 100 दिन की जांच जॉब गारंटी योजना के लिए हमारा बकाया दे या फिर अपनी कुर्सी छोड़ दे। একশো দিনের কাজের টাকা এটা ম্যান্ডেটারি অর্থাৎ বাধ্যতামূলক। তা সত্ত্বেও 1 বছর আগে আমি গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে দেখা করে এসেছি। এবার কি পায়ে ধরতে হবে? আমাদের টাকা আমাদের ফিরিয়ে দাও, তা নাহলে জিএসটি বন্ধ করে দাও। আমাদের টাকা আমাদের দিতে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে। 100 দিনের মানুষের কাজের টাকা না দিলে
মানুষ সহ্য করবে না। এরা গরিব মানুষ, এরা মাটির মানুষ, এরা মায়ের মানুষ। केंद्र सरकार और विपक्ष शासित राज्यों के बीच पेंशन की रकम को लेकर टकराव अब तूल पकड़ रहा है और इस लड़ाई के बीच आए लोगों का पैसा फंसा हुआ है। तो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो करे तो क्या करे। आने वाले दिनों में ये पूरा मामला जो है कोर्ट में भी जा सकता है। देखते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने जून में केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर न्यू पेंशन स्कीम में फंसे 17,500 करोड़ रुपए की मांग की। उसका कहना है कि वो अपने लोगों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेगी, लेकिन केंद्र ये पैसा लौटाने को तैयार नहीं है। अब राज्य सरकार कोर्ट में जाने की तैयारी में है। एनडीटीवी इंडिया को मिली हुई जानकारी के मुताबिक जून में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को लिखी इन चिट्ठियों का कोई जवाब अभी तक राज्य सरकार को नहीं मिला है। राज्य सरकार ने इसके बाद कानूनी राय ली है। इसके पहले एनपीएस की निगरानी करने वाले पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी जमा रकम को राज्य सरकार को लौटाने की मांग खारिज कर दी थी, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में अप्रैल 2022 में नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है और 192 लोगों की सहमति उसे मिल चुकी है जो ओल्ड पेंशन स्कीम में लौटना चाहते हैं। राज्य सरकार का कहना है कि ये शुरुआत है। देखिए, सबसे पहली बात है, राज्य के हित में यदि कोई कदम उठाना पड़े तो उसमें हम स्वागत करेंगे। सीधी बात है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड में यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दे हैं और हम लोगों ने पत्र दिया कि भाई जो पैसा राज्य का है और कर्मचारियों का है वो पैसा हमको लौटाया जाए। तो एक लाइन में उन्होंने मना कर दिया, लेकिन कारण नहीं बताया। तो अब वो पैसा हमको लेना ही है और देना होगा उनको। हमारे पैसा कैसे रोक सकता, कर्मचारियों के पैसे उसको रोक कैसे सकते हैं? लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये सही नहीं है। देखिए, कर्ज के दलदल पर लगातार धंसते जा रही छत्तीसगढ़ की सरकार दिवालियेपन के कगार पर पहुंच चुकी है। जो सरकार अपने कर्मचारियों को एचआर और डीए तक न दे सके वो कुछ और देगी, इसकी उम्मीद कम है। ये अपनी जिम्मेदारियां भविष्य के सरकार पर डाल रही हैं, क्योंकि 2004 में जो कर्मचारी ज्वाइन किया है वो लगभग 30 साल बाद 2030 से 35 के बीच रिटायर होगा और तब ये सरकार नहीं रहेगी, ये तो तय है। सबसे पहली बात ये है कि नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी 10% अंशदान करता था और उतना ही नियोक्ता करता था, बल्कि अब नियोक्ता तो 14% अंशदान कर रहा है, जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में इस सरकार को कोई अंशदान नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये तो आज ही 5 लाख कर्मचारियों का 1000 से 1200 करोड़ रुपए बचा रही है। सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी लॉलीपॉप है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। वैसे छत्तीसगढ़ अकेला राज्य नहीं है। राजस्थान भी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर चुका है और अब ये मुद्दा हिमाचल के बाद गुजरात में भी चुनावी मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस पर सवाल खड़ा करते हैं कि ओपीएस कौन वापस किया किसने। केंद्र और प्रदेश में यहाँ पे कांग्रेस की सरकारें थी। कांग्रेस की सरकार ने ओपीएस खत्म किया, एनपीएस लाए, लेकिन जब हमारी सरकार आई तो हमने एनपीएस में भी 10% से बढ़ाकर उसको 14% करने का काम किया। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पहले ही इस बारे में ट्वीट कर चुके हैं। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, तेलंगाना, तमिलनाडु, झारखंड और केरल में भी ये आवाज उठ रही है। कई राज्य इसको लेकर कमेटी भी बना चुके हैं। उधर केंद्र के आंकड़ों के तहत मार्च 2022 के महीने के एनपीएस के तहत जो ओपीएस की ओर लौट रहे हैं या लौटना चाहते हैं, उनके राजस्थान के 40,000 करोड़, छत्तीसगढ़ के 17,500 करोड़, पंजाब के 16,700 करोड़ और झारखंड के 10,500 करोड़ रुपए जमा हैं। वैसे नियमों के तहत चाहे तो कर्मचारी फंड से रकम निकाल सकते हैं, लेकिन पूरी नहीं। एनपीएस से जुड़ने के 5 साल बाद ही कर्मचारी 20% तक रकम निकाल सकते हैं। वैसे इस साल फरवरी तक 22,74,000 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 55,44,000 राज्य सरकार के कर्मचारी एनपीएस के तहत नामांकित थे। केंद्र सरकार की ओर से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि कई राज्य सरकारों ने जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन है उसे रोकना शुरू कर दिया है। वैसे आमतौर पर जो एक कर्मचारी है वो 10% एनपीएस कंट्रीब्यूशन देता है और साथ में राज्य सरकारें 10 से 14%। ऐसे में ये भी खबर आ रही है कि कई एसोसिएशंस जो हैं उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से बहाल किया जाए। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के लिए 20 नवंबर को राहुल गांधी बुरहानपुर के रास्ते
एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे और उसके बाद वो राजस्थान निकल जाएंगे, जहां पर कई तरह की सियासत पहले से ही चल रही है। लेकिन उनके आने से पहले जोड़ों तोड़ों की राजनीति शुरू हो गई है। राहुल गांधी 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में दाखिल हो जाएंगे। पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद तैयारी में जुटे हैं। वैसे निमाड़ के कुछ जिलों में पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव की जगह कमान निर्दलीय विधायक शेरा को सौंपी गई है। इस बीच चर्चा यह है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस 2 की तैयारी में है। मालवा निमाड़ से 6, महाकौशल और बुंदेलखंड से 2-2 और ग्वालियर चंबल से 1 विधायक बीजेपी के संपर्क में है। वहीं कांग्रेस कह रही है उसके संपर्क में भी बीजेपी के कई विधायक हैं। भाजपा के बहुत सारे विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, वो तो रहेंगे जो सोचते हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगी, पर हम अपने संगठन को ही प्राथमिकता देंगे। भाई शुरुआत किसने की थी संपर्क की? कमलनाथ जी ने। उस समय विधायकों को तोड़ने की शुरुआत किसने की थी? कमलनाथ जी ने। शुरुआत आप करो और चाहो कि हम जवाब भी नहीं दें। कमलनाथ जी जब बोलते हैं ना तब कांग्रेस टूट जाती है। बोलते हमेशा वो यही है कि विधायक भाजपा के उनके संपर्क में। जब सबसे पहली बार उन्होंने ऐसा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाला तो सरकार चली गई। उसके बाद में उन्होंने उपचुनाव के समय में ऐसा बोला था, तो उपचुनाव में पूरी पार्टी बैठ गई। फिर अभी राष्ट्रपति चुनाव के पहले बोला था तो 17 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अभी भी अनेक लोग संपर्क कर रहे हैं कांग्रेस छोड़ने के लिए, और इससे कांग्रेस भयभीत है और इसी कारण से कांग्रेस अपने विधायकों को बंधक बनाने की कोशिश कर रही है। पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई इस तरह का ऑपरेशन ना पहले चलाया गया है ना अभी चलाया जाएगा, परंतु कोई अगर स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार करेगी। 114 विधायकों के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, अब वो 95 के साथ खड़ी है। सूत्रों के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन सबको बुरहानपुर के गांव में मौजूद रहने की हिदायत मिली है, यानी उसी दिन एक और परीक्षा हो जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी मध्य प्रदेश आने के बाद 1-2 दिन विश्राम करेंगे, फिर गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे और 23 नवंबर से अब यात्रा शुरू होगी जो 5 दिसंबर तक चलेगी। लेकिन बयानों में अगर जरा भी दम है तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के सामने भारत जोड़े रखने के अलावा अपने विधायकों को जोड़े रखना भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी उन्हें तोड़ने की जुगत में है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। खबर पुणे से, जहां पर स्थित ओशो के आश्रम के कुछ हिस्से को बेचने की बात पर अब हंगामा खड़ा हो गया है। ओशो के बहुत सारे अनुयायियों का आरोप है कि उनकी विरासत सहेजने की बजाय बेचा जा रहा है। देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। ये ओशो के अनुयायी हैं। अपने गुरु आचार्य रजनीश के बनाए पुणे के प्रसिद्ध आश्रम के कुछ हिस्से बेचने के फैसले से बेहद दुखी हैं। मांग कर रहे हैं कि इनके गुरु की विरासत और समाधि की रक्षा करनी होगी। महाराष्ट्र के पुणे स्थित ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट, जिसे प्रेम का मंदिर बाशु भी कहा जाता है, इसके हिस्से को किसी बड़ी कंपनी के हाथों बेचने का आरोप ओशो अनुयायियों ने ट्रस्टी के सदस्यों पर लगाया है। उनका कहना है कि कोरोना के कारण आश्रम बंद रहने के चलते घाटे का हवाला देते हुए फाउंडेशन के सदस्य इसे बेचना चाहते हैं। पैसे की मैं नहीं समझता कोई कमी है, यहाँ बहुत अपार धन आता रहा है और ये फिजूल खर्ची करते हैं जिसकी इन्होंने हिसाब नहीं दिया कभी आज तक, किसी को कोई रसीद नहीं कटी आज तक कि कितना पैसा गया। उसकी पारदर्शिता के बिना कैसे कोई जगह एक गुरु के स्थान को बेच सकता है? गुरुद्रोही बेचेंगे। ओशो वहाँ पर रहे, वहीं शरीर छोड़ा, वहीं उनकी समाधि है, सब कुछ उनका वहाँ है। वो हमारा एनर्जी फील्ड है, बुद्धा फील्ड है, लाखों लोगों की भावनाएं वहाँ जुड़ी हुई है। We are going to fight much more. We are not going to give up.
We are going to resist this completely. And everyone, not just Osho sannyasins, but all over India and the world are going to get together and resist this. मुंबई के जॉइंट चैरिटी कमिश्नर ने कोरेगांव की संपत्ति की बिकवाली के लिए नए सिरे से बिड निकाली तो आश्रम के अनुयायियों का समूह मुंबई में प्रदर्शन करने पहुंचा। साथ ही हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। चैरिटी कमिश्नर से ऐसा ऑर्डर आया है कि लैंड को जो है आप री ऑक्शन कर सकते हैं। री ऑक्शन का नोटिस जारी किया है, पब्लिक नोटिस इशू किया है। उस नोटिस को, उस ऑर्डर को जो है हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। हियर व्हाट वी आर अपोजिंग इज द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड्स। Their case is that they don't have the funds to operate the property to to carry out the daily functioning. We are saying that there is a lot of funds that are there. रहस्य विवाद और सुर्खियों से आचार्य रजनीश उर्फ ओशो जीते जी तो शायद ही कभी दूर हो पाए। चर्चाएं उनके निधन के दशकों बाद भी रह रहकर सिर उठा लेती हैं। आश्रम से जुड़ी जमीन बेचने के मुद्दे ने ओशो से संबंधित अन्य समूहों को ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के खिलाफ आक्रोश दिखाने का एक बड़ा मौका दिया है। संभव है कि इस लड़ाई में आगे और भी रहस्य खुलेंगे। कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। अब इंडोनेशिया के बाली में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन की बात करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की G20 समिट के दौरान मुलाकात हुई। दोनों नेता बाली में डिनर के दौरान मिले। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। दोनों नेताओं के बीच कुछ देर की मुलाकात का वीडियो सामने आया। आज प्रधानमंत्री मोदी कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। ये वो मुलाकात की तस्वीरें जो शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई। आपको बता दें कि इंडोनेशिया, स्पेन, फ्रांस, सिंगापुर, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ प्रधानमंत्री की बैठक है। शाम 4 बजे के बाद पीएम बाली से भारत लौटेंगे। G20 के डिनर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने आए, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने थे। दोनों ने प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज की, यानी कि सिर्फ एक दूसरे से मुलाकात करके हालचाल लिया। उससे ज्यादा कोई भी बात या वार्तालाप नहीं हुई, यही सूत्र हमें बता रहे हैं। जो बायलैटरल मीटिंग्स हैं, जो कि स्ट्रक्चर्ड मीटिंग्स प्रधानमंत्री की G20 के साइडलाइंस पे अरेंज की गई हैं, वो 8 देशों के साथ की गई हैं, लेकिन उसमें चीन का नाम नहीं है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुल असाइड, यानी कि एक छोटी सी वार्ता अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से हुई। हालांकि ये बहुत ही छोटी मुलाकात थी और स्ट्रक्चर्ड मीटिंग नहीं थी, लेकिन इसमें काफी सारे मुद्दे, जिसमें अभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बनी आ रही है उस पर भी बातचीत हुई, जिसको आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन से जुड़ी बातचीत भी हुई होगी और उसके जो फॉल आउट्स इस वक्त हम देख रहे हैं एनर्जी और फूड सिक्योरिटी पे, उस पे भी बात हुई होगी। जहां तक फूड और एनर्जी सिक्योरिटी की बात है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज G20 की जो पहली वर्किंग सेशन था उसमें बहुत अहम मुद्दा रखा कि किसी भी तरह की रोक नहीं लगानी चाहिए जो कच्चा तेल है और गैस के, यानी कि एनर्जी ऑन द होल जो एनर्जी है उसके मूवमेंट पे किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए। ये इस वजह से क्योंकि कोई भी अगर रोक लगाई जाएगी तो वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के लिए सही नहीं होगी और इंस्टेबिलिटी ला सकती है। ये एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था प्रधानमंत्री की तरफ से, क्योंकि जो G7 देश हैं वो रशियन ऑयल, यानी कि रशिया से जो क्रूड ऑयल आता है उस पे एक प्राइस कैप लगाने की सोच रहे हैं। प्राइस कैप का मतलब वो दाम तय करेंगे जिस दाम पर कोई भी देश रशिया से उससे ज्यादा दाम पर उनकी जो क्रूड ऑयल है वो नहीं खरीद सकता। इसके मद्देनजर बहुत सारे ओपिनियंस हैं कि इससे इंस्टेबिलिटी आ सकती है। रूस ने पहले ही बोल दिया है कि वो जो भी देश जो प्राइस कैप को मानेगा वो उसको ऑयल सप्लाई ही नहीं करेगा, यानी कि उसको ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस सब के चलते प्रधानमंत्री ने पक्ष रखा न केवल भारत का लेकिन ग्लोबल साउथ का, जिसका भारत अब एक कहता है कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन गया है उन देशों की जो अभी विकसित देश नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं और गरीब देश हैं, जिनकी भारत आवाज ऐसे फोरम पर रखना चाहता है।
और एक बार फिर रुक करते हैं इंडोनेशिया के बाली में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन की, जहां पर एक तस्वीर जो सामने आई जो कि सोशल मीडिया पर भी काफी चल रही है, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति डिनर के वक्त आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की ये मुलाकात हुई है। दोनों नेता बाली में डिनर के दौरान मिले, दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, कुछ देर बात भी की। आज पीएम मोदी कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर बैठक करेंगे। तो G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है, कल उसकी शुरुआत हुई है और आज दूसरा दिन है और अंतिम दिन है। आज 4 बजे बताया जा रहा है वापस रवाना हो जाएंगे भारत के लिए प्रधानमंत्री। महा सिद्दीकी हमारी संवाददाता इस वक्त वहां मौजूद हैं, जो G20 समिट को कवर करने के लिए गई हैं। उनसे इस मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़ने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री की ये सुबह की तस्वीरें हैं जहां वो फार्मिंग वगैरह देखने गए, वृक्षारोपण में भी उन्होंने हिस्सा लिया है। तो एक सुबह की तस्वीर जहां इंडोनेशिया के बहुत सारे जो गणमान्य लोग हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। एक खूबसूरत सी जगह है कि G20 इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ये तमाम देश आर्थिक सहयोग के लिए मिलते हैं। जलवायु परिवर्तन पर बात होती है, यहाँ पर एनर्जी की बात महा ने की थी कि किस तरह से खाद्य और जो ऊर्जा को लेकर भी है बातचीत हुई है। महा सिद्दीकी जुड़ गई है। महा सिद्दीकी, आपसे एक सवाल था कि जब दोनों नेता मिले, जब पहले मिलते थे जो मोहब्बत या अपनापन या जो अफेक्शन नजर आता था, वो इस बार सिर्फ हाथ मिलाने तक महदूद रह गया। बात क्या हुई, क्या इसको लेकर भी कोई जानकारी? अगर आप शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कल डिनर पे छोटी सी मुलाकात हुई थी उसकी बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ सोर्सेज ने, सूत्रों ने बताया है कि प्रधानमंत्री जब मुड़े और निकलने वाले थे डिनर से, तब क्योंकि शी जिनपिंग वहां खड़े थे तो बस एक तरह से सलाम दुआ हुआ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था इस मुलाकात में। और इसको एक तरह से एक मुलाकात देखनी भी नहीं चाहिए, एक्सचेंज ऑफ कर्टसीज इसको कहा जा रहा है, जहां सिर्फ दोनों ने एक दूसरे का प्रेजेंस एक्नॉलेज किया, उससे ज्यादा कोई भी बात नहीं हुई। अब सूत्रों ने पहले ही ये साफ कर दिया था, शारिक और जया, हमको कि क्योंकि ईस्ट लद्दाख में जो सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त, जहां पर ऐसे 2 फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जहां पर अभी तक डिसएंगेजमेंट भी नहीं हुआ है, देप्सांग और देमचौक, और LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर अभी डिसएंगेजमेंट नहीं हुई है। यानी कि जो चीन ने अपने वहां पे सोल्जर्स और आर्म्स एंड एम्यूनिशन अमास किए थे, बहुत भारी संख्या में लेके आ गए थे 2020 के मई में, और जिसकी वजह से फिर भारत को भी अपने सैनिक भेजने पड़े थे ज्यादा तादाद में LAC पे, वो अभी स्थिति वैसी ही बनी हुई है। चीन को पहले अपने जो सैनिक हैं और आर्म्स एंड एम्यूनिशन है उसको कम करना होगा LAC पे, फिर भारत कम करेगी, उसी के बाद स्थिति को नॉर्मल समझा जाएगा। और जब तक ये नहीं होता तब तक ऐसे बड़े स्तर पे, यानी कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के स्तर पे जो मुलाकात है वो सूत्रों ने पहले ही रूल आउट कर दी थी। हालांकि जो विदेश मंत्री हैं दोनों तरफ के, वांगी और S जयशंकर, ये काफी बार मिल चुके हैं 2020 से अभी तक, और उनकी ज्यादातर बात इसी ईस्टर्न लद्दाख फ्रिक्शन पर काफी बार हो चुकी है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि 2.5 साल हो गए हैं और सिचुएशन पूरी तरह नॉर्मलाइज नहीं हुई है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर जैसा कि आपने बताया, इस मुलाकात को इतना भर देखना चाहिए कि एक कर्टसी के तौर पर ये मुलाकात हुई जिस मंच पर हुई है। महा, यहाँ आपसे ये भी समझना चाहेंगे, कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है और आज प्रधानमंत्री रवाना हो जाएंगे, यानी शिखर सम्मेलन 2 दिवसीय था। कल का एक लबोलबाब आपको कहें जिस्ट क्या निकल कर आया, क्योंकि यूक्रेन के साथ रूस का जो युद्ध चल रहा है उसमें गेहूं को लेकर आपसे कल बात हो रही थी, किस तरह से संकट, खाद्य संकट पैदा हुआ था, साथ ही ऑयल को लेकर भी, उस पर क्या चर्चा रही? जी हाँ, तो जो अगर ग्रीन डील की बात करी जाए तो जो सर्गेई लैवरोव हैं, जो रशिया के विदेश मंत्री हैं, रूस के विदेश मंत्री ही यहाँ पर आए हैं G20 में। व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, नहीं आए हैं G20 में। सर्गेई लैवरोव ने जो UN के जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे बातचीत की थी ग्रेन डील के ऊपर, क्योंकि 19 नवंबर तक ये ग्रेन डील है जहां पर यूक्रेन में जो फंसा हुआ गेहूं था वो ब्लैक सी के द्वारा पूरी दुनिया में दिया जाएगा। यूक्रेन
और रूस काफी बड़ी संख्या में उधर से गेहूं आता है। और क्योंकि गेहूं रुक गया था आना यूक्रेन के वॉर की वजह से, बहुत सारे देशों में हमने फॉल आउट और प्रॉब्लम्स देखी और खास करके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इसके बहुत बुरे असर पड़ रहे थे। दूसरी तरफ अगर एनर्जी क्राइसिस की बात करी जाए, कल जो वर्किंग सेशन था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरह की रोक अगर एनर्जी पे लगाई जाएगी, यानी कि कच्चे तेल को लेने पे, उसकी कीमत पे अगर कोई भी रुकावट लगाई जाएगी तो फिर ये पूरा ग्लोबल मार्केट में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। अब ये प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट था ये महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि जो G7 देश के नेता हैं वो अब से कुछ ही हफ्तों में एक रशियन ऑयल पे प्राइस कैप तय कर देंगे, यानी कि वो एक प्राइस डिसाइड करेंगे जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं $55 या $60 के ऊपर। उसके ऊपर अगर कोई भी देश रशिया से तेल लेगा तो फिर उसको इंश्योरेंस नहीं दिया जाएगा ट्रांसपोर्ट के लिए। इंश्योरेंस ऑयल के ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादातर यूरोपीय देश ये इंश्योरेंस करते हैं। तो अगर इंश्योरेंस नहीं मिलेगा तो ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत होगी और हो सकता है बहुत सारे देश फिर झिझके रशिया से ऑयल लेने में। लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर है क्योंकि रूस ने पहले ही बोला है कि अगर कोई भी देश ये प्राइस कैप लगाएगा तो रूस उसको एक्सपोर्ट ही नहीं करेगा तेल, तो उससे दाम कच्चे तेल की कीमत बढ़ सकती है। बहुत सारी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिससे जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत क्लियरली कल एक सेशन में बोला। आज हम देखेंगे कि जो जॉइंट कम्युनिके है जो कि आज G20 लीडर्स को साथ बैठ के क्लियर करना है, अडॉप्ट करना है, वो अडॉप्ट होता है कि नहीं। इसमें भारत ने एक बड़ी भूमिका निभाई है क्योंकि भारत ने जो यूक्रेन युद्ध है उसके ऊपर जो इस कम्युनिके में लैंग्वेज है, जो टेक्स्ट यूज करा गया है, उसमें एक भूमिका निभाई है क्योंकि भारत का पूरे वेस्टर्न नेशंस और रूस से दोनों तरफ अच्छे संबंध है, इसलिए भारत को यूज किया गया ये जो टेक्स्ट है, लैंग्वेज है, वो डिसाइड करने में। अगर ये उसी तरह अडॉप्ट हो जाता है तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत होगी क्योंकि इस बार के बाद अगली बार भारत G20 का प्रेसिडेंट होगा। ये प्रेसिडेंसी अभी क्लोजिंग सेरेमनी में हैंडओवर हो जाएगी लेकिन शुरू 1 दिसंबर से होगी। शुक्रिया महासिद्दीकी इस पूरी जानकारी के लिए, विस्तार से उस मुलाकात और क्या कुछ वहां हुआ, क्या कुछ हासिल करने की तरफ हैं या कुछ वहां पर जो चर्चाएं हैं उस पर, उन मुद्दों पर रोशनी डालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केंद्र सरकार और विपक्ष शासित राज्यों के बीच पेंशन की रकम को लेकर एक टकराव अब तूल पकड़ने लगा है और इस लड़ाई के बीच आए लोगों का पैसा फंसा हुआ है। आने वाले दिनों में मसला कोर्ट में भी जा सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जून में केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर न्यू पेंशन स्कीम में फंसे 17,500 करोड़ रुपए की मांग की। उसका कहना है कि वो अपने लोगों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेगी, लेकिन केंद्र ये पैसा लौटाने को तैयार नहीं है। अब राज्य सरकार कोर्ट में जाने की तैयारी में है। एनडीटीवी इंडिया को मिली हुई जानकारी के मुताबिक जून में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को लिखी इन चिट्ठियों का कोई जवाब अभी तक राज्य सरकार को नहीं मिला है। राज्य सरकार ने इसके बाद कानूनी राय ली है। इसके पहले एनपीएस की निगरानी करने वाले पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी जमा रकम को राज्य सरकार को लौटाने की मांग खारिज कर दी थी, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में अप्रैल 2022 में नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है और 192 लोगों की सहमति उसे मिल चुकी है जो ओल्ड पेंशन स्कीम में लौटना चाहते हैं। राज्य सरकार का कहना है कि ये शुरुआत है। देखिए, सबसे पहली बात है, राज्य के हित में यदि कोई कदम उठाना पड़े तो उसमें हम स्वागत करेंगे। सीधी बात है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड में यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिए हैं और हम लोगों ने पत्र दिया कि भाई जो पैसा राज्य का है और कर्मचारियों का है वो पैसा हमको लौटाया जाए। तो एक लाइन में उन्होंने मना कर दिया, लेकिन कारण नहीं बताया। तो अब वो पैसा हमको लेना ही है और देना होगा उनको। हमारे पैसा कैसे रोक सकता, कर्मचारियों के पैसे उसको रोक कैसे सकते हैं? लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये सही नहीं है।
देखिए, कर्ज के दलदल पर लगातार धंसते जा रही छत्तीसगढ़ की सरकार दिवालियेपन के कगार पर पहुंच चुकी है। जो सरकार अपने कर्मचारियों को एचआर और डीए तक न दे सके, वो कुछ और देगी इसकी उम्मीद कम है। ये अपनी जिम्मेदारियां भविष्य के सरकार पर डाल रही हैं, क्योंकि 2004 में जो कर्मचारी ज्वाइन किया है वो लगभग 30 साल बाद 2030 से 35 के बीच रिटायर होगा और तब ये सरकार नहीं रहेगी, ये तो तय है। सबसे पहली बात ये है कि नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी 10% अंशदान करता था और उतना ही नियोक्ता करता था, बल्कि अब नियोक्ता तो 14% अंशदान कर रहा है, जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में इस सरकार को कोई अंशदान नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये तो आज ही 5 लाख कर्मचारियों का 1000 से 1200 करोड़ रुपए बचा रही है। सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी लॉलीपॉप है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। वैसे छत्तीसगढ़ अकेला राज्य नहीं है, राजस्थान भी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर चुका है और अब ये मुद्दा हिमाचल के बाद गुजरात में भी चुनावी मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस पर सवाल खड़ा करते हैं कि ओपीएस कौन वापस किया किसने। केंद्र और प्रदेश में यहाँ पे कांग्रेस की सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार ने ओपीएस खत्म किया, एनपीएस लाए, लेकिन जब हमारी सरकार आई तो हमने एनपीएस में भी 10% से बढ़ाकर उसको 14% करने का काम किया। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पहले ही इस बारे में ट्वीट कर चुके हैं। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, तेलंगाना, तमिलनाडु, झारखंड और केरल में भी ये आवाज उठ रही है। कई राज्य इसको लेकर कमेटी भी बना चुके हैं। उधर केंद्र के आंकड़ों के तहत मार्च 2022 के महीने के एनपीएस के तहत जो ओपीएस की ओर लौट रहे हैं या लौटना चाहते हैं, उनके राजस्थान के 40,000 करोड़, छत्तीसगढ़ के 17,500 करोड़, पंजाब के 16,700 करोड़ और झारखंड के 10,500 करोड़ रुपए जमा हैं। वैसे नियमों के तहत चाहे तो कर्मचारी फंड से रकम निकाल सकते हैं, लेकिन पूरी नहीं। एनपीएस से जुड़ने के 5 साल बाद ही कर्मचारी 20% तक रकम निकाल सकते हैं। वैसे इस साल फरवरी तक 22,74,000 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 55,44,000 राज्य सरकार के कर्मचारी एनपीएस के तहत नामांकित थे। केंद्र सरकार की ओर से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि कई राज्य सरकारों ने जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन है उसे रोकना शुरू कर दिया है। वैसे आमतौर पर जो एक कर्मचारी है वो 10% एनपीएस कंट्रीब्यूशन देता है और साथ में राज्य सरकारें 10 से 14%। ऐसे में ये भी खबर आ रही है कि कई एसोसिएशंस जो हैं उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से बहाल किया जाए। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जीएसटी बकाये को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती पर मंगलवार को झारग्राम में आयोजित कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने केंद्र से राज्यों का जीएसटी बकाया चुकाने की बात की है। तो ममता बनर्जी काफी खफा हैं केंद्र सरकार से। उन्होंने कहा कि या तो केंद्र सरकार जीएसटी बकाया दे या फिर जीएसटी ही खत्म कर दे। उन्होंने कहा कि साल भर पहले इस मुद्दे को लेकर वो प्रधानमंत्री से मिली भी थी। ममता ने यह भी कहा कि जीएसटी बकाये के लिए क्या मुझे आपके पैरों में गिरकर भीख मांगनी पड़ेगी। इतनी बड़ी बात यहां पर ममता बनर्जी कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि 100 दिन की जॉब गारंटी योजना के लिए हमारा बकाया दे या फिर अपनी कुर्सी छोड़ दे। 100 দিনের কাজের টাকা এটা ম্যান্ডেটরি অর্থাৎ বাধ্যতামূলক। তা সত্ত্বেও 1 বছর আগে আমি গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে দেখা করে এসেছি। এবার কি পায়ে ধরতে হবে? আমাদের টাকা আমাদের ফিরিয়ে দাও, তা নাহলে জিএসটি বন্ধ করে দাও। আমাদের টাকা আমাদের দিতে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে। 100 দিনের মানুষের কাজের টাকা না দিলে মানুষ সহ্য করবে না। এরা গরিব মানুষ, এরা মাটির মানুষ, এরা মায়ের মানুষ। दिल्ली एमसीडी चुनाव में पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्रांच ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मॉडल टाउन से आप एमएलए अखिलेश पति त्रिपाठी का एक रिश्तेदार ओम सिंह गिरफ्तार हुआ है। अखिलेश पति त्रिपाठी का पीए शिवशंकर त्रिपाठी भी गिरफ्तार हुआ है और प्रिंस रघुवंशी गिरफ्तार है, यानी कुल 3। शोभा खारे नाम की महिला को पैसे लेकर एमसीडी चुनाव के लिए टिकट देने का आरोप है। यह आरोप एक जनाब ने और लगाया था जब वो एक बिजली के टावर पे चढ़ गए थे और कहा था कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता 2 से 3 करोड़ रुपए लेकर एमसीडी चुनाव के लिए टिकट बांट रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्रांच एक्शन में आई है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया।
मुकेश, वो तस्वीरें भी आप लोगों ने भेजी थी जब एक शख्स टावर पे चढ़ गया था और कह रहा था कि पैसे मांगे गए, जब हम नहीं दे पाए तो हमारा टिकट कट गया। अब ये नई एंट्री हुई है एंटी करप्शन ब्रांच की, क्या कुछ आधार हैं, क्या कुछ सबूत हैं इनके पास? देखिए, एसीबी ये दावा कर रही है कि जो गोपाल खारी हैं, जो कि कमला नगर के रहने वाले हैं और आम आदमी पार्टी से 2014 से जुड़े हुए हैं, इनकी शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। इनके पास ऑडियो वीडियो एविडेंस हैं जो उन्होंने एसीबी को दिए हैं और उसी के बेसिस पर ये केस दर्ज किया है। दरअसल इन्होंने शिकायत की थी कि जो मॉडल टाउन से आम आदमी पार्टी के एमएलए अखिलेश त्रिपाठी हैं, उन्होंने ये कहा था कि एमसीडी चुनाव में वो उनकी पत्नी शोभा खारी को कमला नगर वार्ड नंबर 69 से टिकट दिलवा देंगे और इसके लिए उन्होंने कहा था कि 90 लाख रुपए खर्च करने होंगे, जिसमें से 35 लाख रुपए गोपाल खारी ने अखिलेश त्रिपाठी को दिए थे और 20 लाख रुपए राजेश गुप्ता, जो कि वजीरपुर से आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, उनको दिए थे। तो उनका कहना यह था कि जो बाकी के पैसे हैं वो बाद में टिकट मिलने के बाद वो दे देंगे। लेकिन जब 12 तारीख को कैंडिडेट की लिस्ट आई तो उसमें उनकी पत्नी का नाम नहीं था। इसके बाद उन्होंने अखिलेश त्रिपाठी से बात की तो उन्होंने कहा कि आपको अगले चुनाव में टिकट मिल जाएगा और आपके जो पैसे हैं वो वापस कर दिए जाएंगे। तो पैसे वापस करने के लिए जो अखिलेश त्रिपाठी जो एमएलए हैं, उनके जो साले हैं ओम सिंह, और ओम सिंह के अलावा जो उनके पीए हैं शिव शंकर त्रिपाठी और एक और आम आदमी पार्टी के नेता हैं प्रिंस रघुवंशी, ये तीनों लोग गोपाल खारी के घर गए और एलिगेशन ये है, आरोप ये है कि ये लोग 35 लाख में से 33 लाख रुपए जब वापस कर रहे थे तभी उनको एसीबी की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा, तो इनको गिरफ्तार कर लिया है और इनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो अपने आप में जो एमसीडी चुनाव के ठीक पहले ये जो मामला दिखाता है कि क्या वास्तव में एमसीडी के चुनाव में टिकट बेचने को लेकर पैसा चल रहा है। हालांकि ये एसीबी का आरोप है, लेकिन अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी का इसमें क्या रिएक्शन आता है, वो इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हैं। लेकिन एसीबी का ये दावा है कि उनके पास सभी ऐसे सबूत हैं जिनके बेसिस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है इस पूरी डीलिंग की। जी शारिक। शुक्रिया मुकेश। अब ये देखना होगा कि आपके विधायक अपनी तरफ से क्या सफाई देते हैं और पार्टी उन पर क्या एक्शन लेती है। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के लिए 20 नवंबर को राहुल गांधी बुरहानपुर के रास्ते प्रवेश करेंगे, जिसके बाद वो राजस्थान जाएंगे। लेकिन उनके आने से पहले सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस के बीच जोड़ तोड़ की बयानबाजी तेज हो गई। सूत्रों की माने तो बीजेपी की नजर कांग्रेस के उन 19 विधायकों पर है जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। राहुल गांधी 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में दाखिल हो जाएंगे। पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद तैयारी में जुटे हैं। वैसे निमाड़ के कुछ जिलों में पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव की जगह कमान निर्दलीय विधायक शेरा को सौंपी गई है। इस बीच चर्चा यह है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस 2 की तैयारी में है। मालवा निमाड़ से 6, महाकौशल और बुंदेलखंड से 2-2 और ग्वालियर चंबल से 1 विधायक बीजेपी के संपर्क में है। वहीं कांग्रेस कह रही है उसके संपर्क में भी बीजेपी के कई विधायक हैं। भाजपा के बहुत सारे विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, वो तो रहेंगे जो सोचते हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगी, पर हम अपने संगठन को ही प्राथमिकता देंगे। भाई शुरुआत किसने की थी संपर्क की? कमलनाथ जी ने। उस समय विधायकों को तोड़ने की शुरुआत किसने की थी? कमलनाथ जी ने। शुरुआत आप करो और चाहो कि हम जवाब भी नहीं दें। कमलनाथ जी जब बोलते हैं ना तब कांग्रेस टूट जाती है। बोलते हमेशा वो यही है कि विधायक भाजपा के उनके संपर्क में। जब सबसे पहली बार उन्होंने ऐसा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाला तो सरकार चली गई। उसके बाद में उन्होंने उपचुनाव के समय में ऐसा बोला था तो उपचुनाव में पूरी पार्टी बैठ गई। फिर अभी राष्ट्रपति चुनाव के पहले बोला था तो 17 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अभी भी अनेक लोग संपर्क कर रहे हैं कांग्रेस छोड़ने के लिए और इससे कांग्रेस भयभीत है और इसी कारण से कांग्रेस अपने विधायकों को बंधक बनाने की कोशिश
कर रही है, पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई इस तरह का ऑपरेशन ना पहले चलाया गया है ना अभी चलाया जाएगा। परंतु कोई अगर स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार करेगी। 114 विधायकों के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, अब वो 95 के साथ खड़ी है। सूत्रों के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन सबको बुरहानपुर के गांव में मौजूद रहने की हिदायत मिली है, यानी उसी दिन एक और परीक्षा हो जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी मध्य प्रदेश आने के बाद 1-2 दिन विश्राम करेंगे, फिर गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे और 23 नवंबर से अब यात्रा शुरू होगी जो 5 दिसंबर तक चलेगी। लेकिन बयानों में अगर जरा भी दम है तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के सामने भारत जोड़े रखने के अलावा अपने विधायकों को जोड़े रखना भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी उन्हें तोड़ने की जुगत में है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया के दौरान 2 घंटे में हमने आपको बहुत सारी खबरें दिखाई। अब हम चाहते हैं कि आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए, जो 5 बड़ी खबरें दिखा रहे हैं उस पोल में हिस्सा लीजिए और हमें बताइए कौन सी खबर है जो आप दिन भर विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, पोलैंड पर गिरी रूसी मिसाइल, 2 की मौत। गलवान हिंसा के बाद पीएम जिनपिंग की मुलाकात। नंबर 3 पर, केंद्र बकाया दे या जीएसटी को खत्म करे, ममता बनर्जी ने कहा। ज्यादा होशियार न बने गुजरात सरकार, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। अमेरिका से खबर, फिर राष्ट्रपति पद की रेस में ट्रंप।